आपको बता दें कीव में ब्रिटिश जर्नलिस्ट स्टुअर्ट घायल हो चुके हैं। ये बड़ी खबर मिल रही है। स्काई न्यूज के चीफ करस्पॉन्डेंट घायल हो चुके हैं। स्टुअर्ट इनका नाम है। स्टुअर्ट रैमसे की हालत बहुत ज्यादा गंभीर फिलहाल नहीं है, ये एक अच्छी खबर है। कैमरामैन की बुलेट प्रूफ जैकेट पर भी 2 गोलियां लगी हैं। कार से कीव की तरफ जा रहे थे ये न्यूज टीम। धमाके के बाद चलने लगी थी गोलियां और उसमें बताया जा रहा है कि जर्नलिस्ट स्टुअर्ट घायल हो गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कीव में ब्रिटिश जर्नलिस्ट स्टुअर्ट रैमसे घायल हो चुके हैं। स्काई न्यूज के चीफ करस्पॉन्डेंट हैं स्टुअर्ट, वो घायल हो चुके हैं। दरअसल वो अपनी टीम के साथ, अपने कैमरा पर्सन के साथ कीव की तरफ आगे बढ़ रहे थे, जो बहुत ही सेंसिटिव इलाका है जहां बहुत ज्यादा संघर्ष इस वक्त चल रहा है। हर तरफ से बमबारी हो रही है और उसी बीच उनको चोट लग गई। But the government has warned for days of Russian saboteurs who've infiltrated the country to bring terror. Death squads who are attacking civilians in their cars as they flee. तो देखिए बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन वहां पर बनी हुई है। अभी भी आज युद्ध का 10वां दिन है। आज किस तरीके की तस्वीरें सामने आती है वो सब कुछ हम आपको बताएंगे, लेकिन देखिए फिलहाल जो पत्रकार वहां पर मौजूद हैं अलग अलग चैनल्स के, उनके लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल आने वाले दिनों में नजर आ रहा है। तो रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग का आज 10वां दिन है। यूएनएचआरसी रिपोर्ट के मुताबिक सैनिकों की संख्या अगर छोड़ दें तो यूक्रेन में आम नागरिकों की मौत भी 300 के पार हो चुकी है अब तक। वहीं रूस को जंग रोकने और सेना वापस बुलाने को लेकर के जर्मन चांसलर ने पुतिन से बात की है। यूक्रेन रूस के बीच जंग का आज 10वां दिन है। रूस अपनी चेतावनी के मुताबिक यूक्रेन के चुनिंदा ठिकानों पर हमले करना जारी रखे हुए है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने अपने बयान में कहा है कि सैनिकों को छोड़ दें तो रूसी हमले से यूक्रेन में अब तक 331 आम नागरिक मारे गए हैं, वहीं 675 लोग घायल हुए हैं। वहीं अब जंग रोकने को लेकर सभी की निगाहें यूक्रेन रूस के अधिकारियों के बीच होने वाले तीसरे दौर की बैठक पर टिकी हैं। लेकिन जिस तरह से यूक्रेन पर बमबारी हो रही है और पिछले 2 दौर की बैठक असफल हुई है, उससे तीसरी बैठक से भी उम्मीद कम ही है। जंग को रोकने के लिए नाटो और जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्स ने भी पुतिन को तुरंत युद्ध रोकने और रूसी सेना को वापस बुलाने की मांग की है, लेकिन लगता है इन मांगों पर तुरंत कोई हल निकलता नजर नहीं आ रहा है। पुतिन पर जंग रोकने के लिए चौतरफा दबाव बनाया जा रहा है। कड़े प्रतिबंधों से जूझ रहे रूस पर अब एक और प्रतिबंध लगाया गया है। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने रूस को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है। और रूस की मीडिया ने दावा किया है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की यूक्रेन छोड़कर के पोलैंड भाग गए हैं। रूसी मीडिया के दावे पर क्या है यूक्रेन और जेलेंस्की का पलटवार, इस रिपोर्ट में देखिए। रूस यूक्रेन में हर दिन जंग और भी भयानक और विध्वंसक होती जा रही है। अब जंग प्रोपेगेंडा वॉर में भी तब्दील हो गया है। एक तरफ जहां जमीन पर रूस यूक्रेन की सेनाएं एक दूसरे पर हमले कर रही हैं, वहीं जंग के बीच रूसी मीडिया ने बड़ा दावा कर डाला। रूसी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने देश छोड़ दिया है। वो यूक्रेन को छोड़कर पोलैंड चले गए हैं। जेलेंस्की के यूक्रेन से भागने का रूसी मीडिया ने दावा किया तो यूक्रेन ने भी इस दावे पर पलटवार करते हुए इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया। यूक्रेन ने बयान जारी करते हुए कहा है कि जेलेंस्की कहीं नहीं भागे हैं, वो यूक्रेन की राजधानी कीव में ही मौजूद हैं। इस दावे को सच साबित करने के लिए जेलेंस्की ने भी अपना बयान जारी कर ऐलान किया कि वो आखिरी सांस तक यूक्रेन की रक्षा करेंगे और अपने देश के लिए रूस से लड़ेंगे। जेलेंस्की के इस हुंकार से ये तो साबित हो गया है कि वो झुकेंगे नहीं। तो यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने के लिए चलाए गए ऑपरेशन गंगा के तहत आज 2200 और भारतीयों को वापस लाया जाएगा और इसके लिए आज 15 उड़ानें संचालित की गई हैं। वहीं विदेश मंत्रालय के मुताबिक ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक कुल 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स वतन वापस आ चुके हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने का अभियान तेजी से जारी है, जिसके तहत आज भी 15 उड़ानों के जरिए 2200 से ज्यादा भारतीयों को वापस लाने की उम्मीद है। इनमें 4 उड़ानें वायुसेना संचालित कर रही है, तो वहीं 11 फ्लाइट नागरिक उड्डयन मंत्रालय। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की जो फ्लाइटें आज आने वाली हैं, उनमें से 10 फ्लाइट दिल्ली में लैंड करेगी, वहीं 1 फ्लाइट भारतीयों को लेकर मुंबई आएगी।
ऑपरेशन गंगा अभियान को लेकर विदेश मंत्रालय ने भी कहा है कि अब तक 48 उड़ानों के जरिए यूक्रेन से लगभग 10,348 भारतीयों को वापस भारत लाया गया है। विदेश मंत्रालय ने यह भी दावा किया है कि 20,000 भारतीयों ने यूक्रेन छोड़ दिया है, लेकिन युद्ध वाले इलाके खार्किव, सुमी और पिसोचीन में करीब 2,000 भारतीय अभी भी फंसे हुए हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक सुमी में 700 और पिसोचीन में करीब 1,000 और कुछ खार्किव में भारतीय फंसे हैं। तो देखिए, वाराणसी दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जहां पर भव्य रोड शो किया, तो वहीं इसके बाद वो अलग रंग में भी नजर आए। कहीं उन्होंने दुकान पर चाय पी, तो कहीं पान का स्वाद लेते हुए नजर आए। और यही नहीं, पीएम मोदी कैंट स्टेशन और खिड़किया घाट का भी दौरा कर रहे थे। रिपोर्ट देखिए। वाराणसी में पीएम मोदी ने भव्य रोड शो कर जहां विपक्षी पार्टियों के सामने 7 मार्च को होने वाले चुनाव को लेकर बड़ी लकीर खींच दी है, तो वहीं रोड शो से हटकर काशी में पीएम मोदी के कई अनोखे अंदाज भी दिखे। पीएम मोदी की इस तस्वीर को देखिए, जहां काशी विश्वनाथ धाम में पीएम मोदी डमरू बजाते दिखे। इस दौरान वो अलग रूप में ही दिखाई दिए। इसके बाद पीएम मोदी का अलग रंग 80 मार्ग पर दिखा, जहां वो पप्पू चाय वाले के दुकान पहुंचे और वहां कुल्हड़ में चाय पी। चाय पीने के बाद पीएम मोदी ने पास में ही पान की दुकान पर पहुंचे और बनारसी पान का स्वाद भी लिया। इसके बाद पीएम मोदी का अगला पड़ाव बना वाराणसी का कैंट स्टेशन। पीएम मोदी कैंट स्टेशन पहुंचे और वहां पर यात्रियों को मिल रही सुविधाओं का जायजा लिया। कैंट रेलवे स्टेशन के बाद पीएम मोदी देर रात खिड़किया घाट पहुंचे और वहां खिड़किया घाट को लेकर किए गए कार्यों का जायजा लिया। यहां पीएम मोदी कुछ देर अकेले ठहरे भी और यहां चहलकदमी भी की। उत्तर प्रदेश में 7वें और आखिरी चरण के लिए आज शाम को प्रचार का शोर थम जाएगा, जिसके लिए सभी पार्टियों ने आज धुआंधार प्रचार के लिए अपनी ताकत झोंक दी है। पीएम मोदी जहां अपने संसदीय क्षेत्र चुनावी जनसभा करने वाले हैं, तो सीएम योगी आदित्यनाथ 3 जिलों में चुनावी कैंपेन करेंगे। और इसके अलावा अगर बात करें अखिलेश यादव की, तो वो भी आज धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। यूपी में 7वें चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। सियासी पार्टियों का पूर्वांचल में आज धुआंधार प्रचार भी है। पीएम मोदी काशी के दौरे पर अपने दूसरे दिन वाराणसी ग्रामीण से बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं अमित शाह जौनपुर में चुनावी जनसभा करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी भदोई के ज्ञानपुर में चुनाव प्रचार करेंगे। इसके अलावा सीएम योगी का 3 जिलों में चुनावी दौरा है। सीएम योगी आज सोनभद्र, भदोई और आजमगढ़ में चुनाव प्रचार को धार देंगे। वहीं बीजेपी के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और अनुराग ठाकुर मिर्जापुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं विपक्ष की ओर से अखिलेश यादव भी आखिरी चरण में चुनावी कैंपेन को धार देंगे। अखिलेश यादव आज आजमगढ़, मिर्जापुर और जौनपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। यूपी के 7वें चरण में 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर 7 मार्च को वोट डाले जाएंगे। मणिपुर में आज दूसरे और आखिरी चरण में 22 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इन 22 विधानसभा सीटों के लिए 92 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। इस रिपोर्ट को देखिए। मणिपुर में विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए आज 22 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। मणिपुर के जिन जिलों में वोटिंग है वो जिले हैं थौबल, जिरीबाम, चंदेल, उखरुल, सेनापति और तामेंगलोंग, जहां 22 विधानसभा सीटों के लिए 92 उम्मीदवार खड़े हैं। वोटिंग के लिए यहां 1247 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मणिपुर में मतदान को लेकर राजनीति भी जारी है। कांग्रेस ने मणिपुर की बीजेपी सरकार पर कुछ भूमिगत संगठनों को करोड़ों रुपए देकर चुनाव प्रभावित करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग में आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत भी की है। मणिपुर में आज आखिरी चरण के लिए वोटिंग हो रही है। इससे पहले मणिपुर में 28 फरवरी को पहले चरण के लिए वोटिंग हुई थी, जिसमें राज्य की कुल 60 सीटों में से 38 सीटों पर वोट डाले गए थे, जिसमें इम्फाल पश्चिम, इम्फाल पूर्व, बिष्णुपुर, कांगकोपी और चूराचंदपुर जिले शामिल थे। और अगली खबर श्रीनगर से, जहां पर आग का तांडव देखने को मिला, जहां पर एक सरकारी अस्पताल में भीषण आग लग गई है। आग इतनी ज्यादा भयानक थी कि पूरे इलाके में कोहराम समझ गया। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इस रिपोर्ट को देखिए। आग की लपटों की ये तस्वीर जम्मू कश्मीर से सामने आई है, जहां आग के इस तांडव ने श्रीनगर में हड़कंप मचा दिया।
ये आग श्रीनगर में बारजूला क्षेत्र में स्थित एक सरकारी अस्पताल में लगी। आग इतनी भयानक थी कि इसकी लपटें दूर से ही देखी जा सकती थी। अधिकारियों के मुताबिक जिस वक्त अस्पताल में आग लगी उस वक्त कई मरीज और उनके परिवार के लोग थे, लेकिन समय रहते ही सभी को बाहर निकाल लिया गया। इस भीषण आग में अस्पताल का इमरजेंसी और रिकवरी वार्ड पूरी तरह से जल गया। वहीं अस्पताल का ऊपरी हिस्सा भी पूरी तरह से जलकर राख हो गया। वहां मौजूद चश्मदीदों के मुताबिक सरकारी अस्पताल में आग सबसे पहले इमरजेंसी थिएटर में देखा गया। इसके बाद आग ट्रॉमा और इमरजेंसी सहित सभी वार्डों में तेजी से फैल गया। इस भीषण आग में किसी के भी हताहत या घायल होने की खबर नहीं है। अधिकारियों के मुताबिक जैसे ही आग लगी वैसे ही मरीजों और उनके परिवार सहित अस्पताल कर्मचारियों को निकाल लिया गया था। मरीजों को फिलहाल दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट कराया गया है। वहीं आग लगने की वजहों का पता लगाया जा रहा है। और अब खबर यूक्रेन युद्ध की। युद्ध का आज 10वां दिन है और आज भी कीव में हवाई हमले का रेड अलर्ट लगातार सुनाई दे रहा है। रूस के नॉन स्टॉप हमलों के बीच नाटो ने भी यूक्रेन को झटका दे दिया है। नाटो ने यूक्रेन में नो फ्लाई जोन घोषित करने की मांग ठुकरा दी है और इस पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नाखुशी भी जताई है। उन्होंने कहा कि आज के बाद जितने भी लोग मारे जाएंगे उसकी जिम्मेदारी नाटो पर ही होगी, क्योंकि नो फ्लाई जोन पर नाटो का इनकार यूक्रेन पर रूस के हमले की हरी झंडी की तरह है। यूक्रेन युद्ध के 10वें दिन हमले का नया अलर्ट। जंग के बीच जबरदस्त साइकोलॉजिकल वॉर। जेलेंस्की के देश छोड़ने का सच क्या है? न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला या प्रोपेगेंडा? यूक्रेन की राजधानी कीव में गोलीबारी का शोर और चेतावनी का सायरन नॉन स्टॉप गूंज रहा है। कीव में एयर स्ट्राइक और बमबारी लगातार जारी है। एक तरफ रॉकेट, मिसाइल और बम बारूद से युद्ध चल रहा है तो दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन में साइकोलॉजिकल वॉर भी चरम पर है। रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की देश छोड़कर पोलैंड भाग गए हैं, लेकिन यूक्रेन ने इसे खारिज करते हुए जेलेंस्की के कीव में ही मौजूद होने का दावा किया है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ऑफिस की तरफ से एक वीडियो भी रिलीज किया गया है जिसमें जेलेंस्की ने यूरोपीय देशों से यूक्रेन को बचाने की इमोशनल अपील की। अगर यूक्रेन नहीं बचेगा तो यूरोप भी नहीं बचेगा। अगर यूक्रेन बिखरता है तो पूरा यूरोप बिखर जाएगा। अगर हम जीत जाते हैं और मुझे अपने लोगों पर, आप पर भरोसा है, तो ये लोकतंत्र की आजादी की बड़ी जीत होगी। गुरुवार को यूक्रेन के ज़ैपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूस के हमले की खबर भी पूरी दुनिया में छाई रही। यूक्रेन के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले को न्यूक्लियर टेरर करार दिया गया, लेकिन अब रूस ने इसे लेकर बड़ा दावा किया है। रूस ने न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले को फेक न्यूज बताया है। आज की बैठक में यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है उसे लेकर वहां की सरकार की तरफ से बनावटी उन्माद भड़काने की एक और कोशिश है। इसमें उन्हें पश्चिमी देशों का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। आज एक बार फिर हमने झूठी खबर सुनी कि रूसी सैनिकों ने ज़पोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट पर हमला किया। ये सब रूस के खिलाफ झूठ और दुष्प्रचार के अभूतपूर्व अभियान का हिस्सा है। हालांकि रूस ने ये बात मानी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के करीब दोनों पक्षों की गोलीबारी में आग लगी थी, जिस पर जल्द ही काबू पा लिया गया, लेकिन इससे प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। रूस ने यह भी कबूल किया कि न्यूक्लियर पावर प्लांट पर 28 फरवरी से ही उसकी आर्मी का कब्जा है। दूसरी तरफ अमेरिका, ब्रिटेन समेत तमाम पश्चिमी देशों ने न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अटैक को लेकर रूस को घेरने की कोशिश की। अमेरिका ने इसे युद्ध अपराध और पुतिन के आतंक के शासन का नमूना बताया।
ऐसे में सवाल ये कि क्या वाकई न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अटैक की खबर साइकोलॉजिकल वॉर का हिस्सा थी। यूक्रेन की जंग में रूस ने भी एक साइकोलॉजिकल बम फोड़ा। रूस ने दावा किया कि नेटो के देश यूक्रेन में आतंकी लड़ाकों को भेज रहे हैं। इसके लिए अमेरिका ने यूक्रेन में क्रोएशिया से 200 भाड़े के सैनिक भेजे हैं। हालांकि नेटो ने रूस के इन आरोपों को सिरे से नकार दिया है। इस बीच नेटो के विदेश मंत्रियों ने ब्रुसेल्स में इमरजेंसी मीटिंग की, जिसमें यूक्रेन की तरफ से उसके आसमान को नो फ्लाई जोन घोषित करने की अपील पर मंथन हुआ। लेकिन नेटो ने फिलहाल यूक्रेन की अपील को मानने से इनकार कर दिया है। We have made it clear that we are not going to move into Ukraine, neither on the ground or in the Ukrainian airspace. And of course, the only way to implement a no-fly zone is to send NATO planes, fighter planes, into Ukrainian airspace, and then impose that no-fly zone by shooting down Russian planes. And our assessment is that we understand the desperation, but we also believe that if we did that, we'll end up with something that could end in a full-fledged war in Europe, involving many more countries and causing much more human suffering. हालांकि नेटो के देश अपनी एयर स्पेस को बंद कर रूस पर अंकुश लगाने की स्कोल्ज ने भी उनसे फोन पर बात की और यूक्रेन में मिलिट्री ऑपरेशन रोकने की अपील की। इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि क्या रूस अब रुक जाएगा? क्या तीसरे राउंड की बातचीत में युद्ध विराम का रास्ता निकल आएगा? फिलहाल रूस और यूक्रेन के स्टैंड को देखकर मुकम्मल कुछ भी कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।